नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज एक बार फिर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की याद आ रही है। उनकी वो एक लाइन, उनकी कविता की एक पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। शरद पवार के साथ यही हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। दोनों एक बात समझ लेनी चाहिए इन सब नेताओं को, जो परिवार की पार्टी चला रहे हैं उन सबको। और ये केवल पार्टियों और राजनीतिक दलों की बात नहीं है। किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में जब परिवार का मुखिया धृतराष्ट्र बन जाता है तो उस परिवार का नाश होना तय है। यही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ और यही हो रहा है। यही बल्कि और पीछे जाएं तो और कई उदाहरण मिल जाएंगे। असम में आपको तरुण गोगोई मिल जाएंगे। तो और राष्ट्रीय स्तर पर तो सोनिया जी सबसे ऊपर विराजमान ही हैं। उनको तो कोई हिला नहीं सकता। उनसे बड़ा धृतराष्ट्र की भूमिका में तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि भारत की राजनीति में कोई भी हुआ हो। तो जो महाराष्ट्र में हुआ है वो होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से शरद पवार लगातार अजीत पवार को हाशिए पर धकेल रहे थे, जिस तरह से वो लगातार अपनी बेटी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी में, पार्टी उसे सौंपने की कोशिश, क्या सौंप ही दिया कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। खुद अध्यक्ष हैं वो, बेटी कार्यकारी अध्यक्ष, तो और पार्टी हो गई पूरी परिवार की। सवाल यह है कि आप जब इस तरह का पीढ़ी परिवर्तन करते हैं, उसमें अगर मेरिट नहीं होती है तो वो क्षणजीवी हो जाता है, जो शरद पवार के साथ हो रहा है। शरद पवार का जो एक उनका जो हवा खड़ा किया गया था, बहुत बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के माहिर हैं और खुद बढ़ चढ़कर आप अहंकार का स्तर देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी जो है गुगली बॉलर थे और वो गुगली फेंकते थे। मैंने भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है देखा है और मैंने गुगली फेंकी और बीजेपी को बोल्ड कर दिया। बीजेपी ने जवाब दिया है ऐसे बाउंसर से जो उनके सर के ऊपर से निकल गया। पता ही नहीं चला कि पैर के नीचे से ज़मीन कहाँ खिसक गई। अजीत पवार 40 विधायकों को लेकर जो उनका दावा है वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और उनके सहित 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तब इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, साथ होगा नहीं होगा। स्पष्ट हो गया है कि एनसीपी टूट गई है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। एनसीपी खत्म हो रही है, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हुई। उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, पार्टी का नाम और सिंबल निकल गया। शरद पवार के साथ भी वही होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इलेक्शन कमीशन का अगर आपको याद हो फैसला जो शिवसेना के बारे में आया था, जिस पर अभी तक उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, तो जब तक आता नहीं है ऐसा कुछ, तब तक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वही अंतिम रूप से नियम है, वही कानून है। तो क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये परिवार वाली पार्टियों में संगठन का कोई मतलब नहीं होता। संगठन परिवार के हाथ में होता है, वो जैसे चाहते हैं चलाते हैं, जिसको चाहते हैं बनाते हैं, हटाते हैं। तो ये परिवार के लोगों का नियुक्त किया हुआ संगठन है। इसलिए इस संगठन के आधार पर तय नहीं हो सकता कि किसकी शक्ति कितनी किसके पास है और कौन पार्टी का दावेदार है। इसके लिए विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होगा, क्योंकि विधायक और सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो उनको कोई परिवार का व्यक्ति जो है नियुक्त नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मामला जो है वो मतदाता के हाथ में चला जाता है। चुनाव आयोग ने इसी आधार पर शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना थी, उसका पार्टी का नाम और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे को दे दिया। कहा कि विधायक दल में और सांसदों में, दोनों में, संसदीय दल में, दोनों में बहुमत एकनाथ शिंदे गुट का है, इसलिए पार्टी पर अधिकार उनका है। अब इसी फॉर्मूले को लागू कीजिए एनसीपी पर। एनसीपी के 54 विधायक हैं, 54 एमएलए हैं, 5 लोकसभा के सदस्य हैं और 4 राज्यसभा के सदस्य हैं। अब जो अजीत पवार का दावा है वो है 40 विधायकों का। स्प्लिट के लिए 2/3 होने के लिए 36 विधायकों की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा है तो स्प्लिट तो हो गई, एक पहला स्टेज हो गया। अब उनको पार्टी पर कब्जा करने के लिए लोकसभा के 5 में से 3 सांसद और राज्यसभा के 4 में से 3 सांसद चाहिए।
3 सांसद मिलना थोड़ा राज्यसभा में हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि उनमें से एक तो खुद शरद पवार ही हैं। दूसरे जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो अजीत पवार के साथ आ गए हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ मौजूद थे। तो प्रफुल्ल पटेल, जिनको अभी कुछ ही दिन पहले शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उनको मालूम नहीं कि कौन उनके साथ है कौन उनके खिलाफ है। जो कमेटी बनाई थी उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का जो नाटक किया था, उसके बाद जो कमेटी बनाई कि वो आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, पार्टी के बारे में तय करेगी, उस कमेटी के ज़्यादातर सदस्य अजीत पवार के साथ चले गए। तो अजीत पवार अगर ये कर लेते हैं तो पार्टी पर कब्जा हो जाएगा उनका, यानी एनसीपी अजीत पवार की हो जाएगी और शरद पवार के हाथ में झुंझुना रह जाएगा। तो शरद पवार का ये जो ऑरा बना हुआ था कि वो पूरी राजनीति को बदल सकते हैं, और वो समय समय पर देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते रहते थे कि अभी बच्चे हो, जानते नहीं हो, मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुम स्कूल में जाते थे। यदि आप पहले पैदा हो गए हैं किसी से तो इसका मतलब आप उससे योग्य हो गए, ऐसा नहीं होता है। योग्यता आपके गुणों से आती है। और शरद पवार की राजनीति की शुरुआत ही, सत्ता की राजनीति की शुरुआत ही धोखे से हुई है। वसंतदादा पाटिल को धोखा देकर मुख्यमंत्री बने थे, तो आज उनको उनके भतीजे ने धोखा दिया। उनको उन्हीं की भाषा में अजीत पवार ने जवाब दिया। अजीत पवार इंतज़ार करते रहे कि अब हमारे बारे में सोचेंगे, अब हमारे बारे में सोचेंगे, अब हमारे बारे में सोचेंगे, नहीं सोचा। और वो लगातार ये संकेत दे रहे थे कि अगर मुझे आपने धकेल कर दीवार के किनारे कर दिया तो फिर मैं जवाबी हमला करूंगा। शरद पवार को लगा कि कहाँ जाएंगे। बीजेपी जो है उनको लेने में पहले बहुत इच्छुक नहीं थी। बीजेपी का मानना था कि अजीत पवार पर जो आरोप हैं उसके कारण एक बैगेज है जो भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा, और भारतीय जनता पार्टी इन 48 सीटों में वाले राज्य में कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। अभी भाजपा और एकनाथ शिंदे ये मिलकर कितनी लोकसभा सीटें जीत सकते हैं, ये इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त नहीं थी कि वो जो 42 का आंकड़ा है पिछली बार जीते थे उसको दोहराया जा सकता है। इसलिए उसको एक टॉपअप चाहिए था, कुछ और चाहिए था, और वो अजीत पवार के रूप में मिला। एक मराठा नेता, स्टैब्लिश्ड, जो संगठन का काम जानता है, जो सत्ता में रह चुका है, जो शासन चलाना जानता है, तो जो कोऑपरेटिव के मूवमेंट में जिसकी पैठ है, पहुंच है नीचे तक, जो एनसीपी को एक तरह से महाराष्ट्र में चला रहा था शरद पवार के नाम पर, वो अजीत पवार और उनके साथ छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, ये ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाले नेता हैं। तो एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनको छोड़ दें तो एनसीपी के ज़्यादातर जनाधार वाले नेता अजीत पवार के साथ आ गए। अब बीजेपी के लिए 42 का आंकड़ा पार करना भी असंभव नहीं रह गया है। तो इसलिए आज का जो परिवर्तन हुआ है उसने एक तीर से कई निशाने साधे। एक, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बदल दिया, और दूसरा, विपक्षी एकता का जो शगुफा चल रहा था, मैं तो उससे शगुफा ही कहता हूँ, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, उसको पंक्चर कर दिया। पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर विपक्षी खेमे में मतभेद पैदा कर दिया। अब कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है कि वो समान नागरिक संहिता के मुद्दे का समर्थन करे या विरोध करे। उसको मालूम है कि उसके साथ जो बाकी 15 पार्टियां हैं उनमें से ज़्यादातर उसका विरोध करेंगी। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के लिए विरोध करना इतना आसान नहीं है। तो कांग्रेस विरोध करती है तो फंसती है, समर्थन करती है तो फंसती है। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले 30 जून को ही कहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, अब बारी है शरद पवार की पार्टी के टूटने की, और वो आज टूट गई। अब टूट गई कि ख़त्म हो गई, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा कि कितने सांसद आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य अजीत पवार के साथ आते हैं, और अगर 40 का जो उनका दावा है अगर वो सही होता है तो। और जाहिर है कि अगर वो इतना बड़ा जोखिम लेकर आए हैं तो 2/3 से कम विधायकों को लेकर तो नहीं ही आए होंगे।
शरद पवार और उनके लोगों का अंदाज़ा था कि अगर अजीत पवार बगावत भी करेंगे तो उनके साथ 10, 12, 15 विधायक जा सकते हैं और उन सब की सदस्यता चली जाएगी, फिर से उपचुनाव होगा। तो इसका मतलब है शरद पवार को अपनी पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं था। पुत्री मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि सामने लिखी हुई इबारत उनको नज़र नहीं आ रही थी। वो चाहते तो इस टूट को रोक सकते थे, लेकिन वैसे मैंने जो पिछले वीडियो में कहा, चाहते तो वो भी थे आना, लेकिन वो हवा के घोड़े पर सवार थे। उनको अपने बारे में जितनी गलतफहमी है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी नेता में है। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता है और उनका कद प्रधानमंत्री से कम तो किसी हालत में नहीं है। तो उनको पद अगर मिलना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कम तो मिलना ही नहीं चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष रह पाएंगे कि नहीं इसका पता नहीं है। तो आप देखिए, उद्धव ठाकरे का घमंड टूटा, शरद पवार का पावर गया। अब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पर तुषारापात होने वाला है। आप इंतज़ार करते रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले पहले जनता दल यूनाइटेड भी टूटेगा। अब ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हो गया हूँ। जो दिखाई दे रहा, देखिए बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है या सांसद है, जो सीधे जनता से चुनकर आता है, उसकी पहली और सबसे पैनी नज़र होती है जनता के मूड पर। बिहार में दिखाई दे रहा है जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और विधायकों को कि हवा उनके खिलाफ बह रही है। नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो रहा है और अगली बिहार में जो लड़ाई होगी, यानी जो चुनाव होगा, लोकसभा का पहले फिर विधानसभा का 24 और 25 में, उसमें जो सामाजिक खेमेबंदी होगी, जो सामाजिक धड़ेबंदी होगी, उसमें यादव, मुसलमान और कुर्मी एक तरफ, बाकी सभी जातियां दूसरी तरफ, यानी बीजेपी की तरफ। बीजेपी जिस तरह से छोटे दलों को जोड़ रही है, जीतन राम मांझी आ चुके हैं, चिराग पासवान आए हुए हैं, उनके चाचा पहले से हैं, सहनी आने को तैयार ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा तैयार ही हैं। ये जो छोटी पार्टियां हैं और इनका जो जगह जगह छोटा जनाधार है, इस सब को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है बिहार में। नीतीश कुमार को भी अंदाज़ा नहीं है शरद पवार की तरह कि उनके पैर के नीचे की ज़मीन लगातार खिसकती जा रही है। वो अभी सपने में जी रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो और उनके लोग बार बार कहें कि हमको नहीं बनना है, लेकिन मन में है कि बनना तो हम ही को है। तो क्या कर रहे हैं? लखनऊ में मैंने सुना कि जनता दल यूनाइटेड का एक दफ्तर हुआ करता था, आजकल उसका बड़े ज़ोर शोर से रेनोवेशन हो रहा है। और फूलपुर, जो इलाहाबाद के बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद रह चुके हैं, जनता दल के समय में रामपूजन पटेल वहाँ से सांसद रहे हैं, एक समय जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। वहाँ के कुर्मी समाज में 2 महीने से एक अध्ययन चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के बिहार के नेताओं का, कि अगर नीतीश कुमार यहाँ से लड़े तो कितना समर्थन मिलेगा, जीतने की कितनी संभावना है। तो लोकसभा में जाने के लिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर उनकी नज़र है। उनको मालूम है कि बिहार से वो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को चुना। उनको गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनको जिता देंगे। अखिलेश यादव, उनका मैंने पहले भी कहा था, क्यों कद बढ़ाएंगे, क्यों अपने लिए एक मुसीबत मोल लेंगे। वहाँ से अगर लोकसभा जिता दिया तो उसके बाद विधानसभा में भी टिकट मांगेंगे अपने लोगों के लिए, तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार का सपना सपना ही रह जाएगा और आखिर में उनको आप 2024 के बाद गाते हुए सुनेंगे, मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री की रेस में सब कुछ हार गया। ये होगा नीतीश कुमार का नया गाना। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अब नीतीश कुमार की बारी है। और देखिए किसकी किसकी बारी आती है। बारी तो सबकी आनी है, किसी की राजनीतिक रूप से इस तरह से पार्टी हाथ से निकलने से, किसी के भ्रष्टाचार के आरोप में। तो कौन कौन खेत रहता है 24 के पहले देखिए, अभी बहुत कुछ खेल बाकी है। तो खेला तो शुरू हो चुका है।
कहाँ जाकर रुकेगा किसी को मालूम नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।